की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर समय सीमा बढ़ाए जाने की। वहीं यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तेज होती सुगबुगाहट की और चलते चलते बात सीएम योगी की महत्वाकांक्षी पारिवारिक लाभ योजना की। तो चलिए खबरें विस्तार से बताते हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों में एसआईआर अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है एसआईआर प्रक्रिया? ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट के नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाकर जनता और इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा है कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब मतदाता जोड़ने हटाने का वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन हो रहा है, नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जा रहा है। बता दें कि ये विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही चल रही। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विस्तार जरूरी है। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप तो रोड पे आ जाए, चलेंगे रोड पे, पहले लोकसभा में फिर रोड पर। झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं सब। खुली किताब की तरह एसआईआर हो रहा है। आप फार्म भर दो, आपका नाम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर 2003 में आपने सबूत साक्ष्य नहीं दे पाया है तो आपको नोटिस जाएगी। आप 13 ऑप्शन है, 13 में से कोई भी ऑप्शन आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो फिर ये जब जीतते हैं तब सही होता है चुनाव आयोग, और हार जाते हैं तब गलत होता है। एसआईआर में वोटर को क्या करना होता है? एसआईआर के दौरान बीएलओ बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक ही जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा, संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे। एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज मान्य? पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड। कांग्रेस की जब सरकार थी, आजादी के बाद कई बार एसआईआर हुए, इंदिरा गांधी के समय भी हुए और पहले भी हुए। तो पहले उन कांग्रेसियों से पूछो क्या नेहरू और इंदिरा गांधी गलत थे?
20-25 साल में ये प्रक्रिया होती है। मतदाता सूची में जो मृत हैं, जो जिनके 3 जगह नाम है, 2 जगह नाम है, उनके नाम कटे। कोई बाहरी प्रवासी है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, वो ना जुड़े। सही मतदाता वोट डाले और गलत मतदाता का नाम कटे, इसमें हर दल को उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी जब SIR हुई तो उस समय के विरोधी हर दल ने उसका स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के मामले में, वोट के मामले में लगातार विफल होती जा रही है। कि अगर SIR पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम 1.5 साल लगेगा। लंबा समय देना चाहिए। आपको बता दें कि क्लेम और ऑब्जर्वेशन यानी मतदाता सूची में योग्य वोटरों के नाम दर्ज कराने या अयोग्य वोटरों के नाम कटवाने के लिए आवेदन करने की मियाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगी, जबकि 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच नाम दाखिल खारिज कराने के लिए जिला मतदाता निबंधन अधिकारी यानी PRO या फिर वहां से निराश होने पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO के समक्ष अपील और उनके निपटारे की मियाद होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन यानी कि फाइनल पब्लिकेशन 10 की बजाय 14 फरवरी 2026 को होगा। SIR का नया शेड्यूल घर घर सत्यापन 11 दिसंबर 2025 तक। मतदान केंद्रों पर पुनर्गठन पुनर्व्यवस्था 11 दिसंबर 2025 तक। कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 2 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक। समाजवादी पार्टी के लोग एक समाज में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया, और इस संवैधानिक प्रक्रिया में जो मतदाता या तो मृतक हैं या पलायन कर गए या अवैध रूप से बने हैं, ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा और एक फेयर मतदाता सूची हो, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले BLO की मौत को मर्डर बताया। प्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 BLO की मौत दिन दहाड़े मर्डर जैसी है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। SIR के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। बेंच ने कहा है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIR पहले कभी नहीं हुआ तो ये वजह चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने का अधिकार नहीं बन सकती। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज है। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में पार्टी नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। बीजेपी में इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि ये प्रमुख पद कौन संभालेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिल सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
नए चेहरे की तलाश जारी। यूपी में भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक लंबे समय से लटकी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पार्टी में नए जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा का सिलसिला जारी है। हाल ही में 14 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब तक कुल 84 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। अभी भी 14 संगठनात्मक जिलों में नियुक्ति लंबित है। दरअसल निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो चुका है। इसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नए चेहरे की तलाश जारी है। आगामी 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस नियुक्ति की अहमियत और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही योगी कैबिनेट में भी कुछ बदलाव हो सकता है। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जोरदार तरीके से भाजपा को आगे खड़ा किया। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों के ऐलान में अधिक देरी की संभावना से इनकार किया जा रहा है। बीजेपी का जातिगत समीकरण पर फोकस। गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की ओर से समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए भाजपा अपने जातिगत समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के चयन में जातिगत प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक अनुभव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तालमेल और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से निकटता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार ओबीसी नेता फिलहाल शीर्ष दावेदारों में सबसे आगे है। ये बात जिला अध्यक्षों की सूची से भी झलक रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं की नियुक्ति की गई है। बीजेपी राजनीतिक हलकों को चौंकाएगी। आपको बता दें कि यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण नेता को कमान देने या पहली बार महिला अध्यक्ष घोषित करने पर विचार कर रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में ऐसा कदम भी उठा सकती है जो राजनीतिक हलकों को चौंका दे। दलित पिछड़ा सामाजिक समीकरण पर आधारित राजनीति के बीच जहां दावेदारों के पारंपरिक नाम चर्चा में हैं, वहीं पार्टी के अंदर दो नए विकल्पों पर तेज सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 20% ब्राह्मण वोट को साधने के लिए 2017 की तरह किसी ब्राह्मण नेता को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, या पहली बार किसी प्रभावशाली महिला नेता को आगे लाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। इन नामों की चर्चा। मंत्री धर्मपाल सिंह ओबीसी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ओबीसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी। भाजपा का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति खरमास शुरू होने से पहले कर दी जाए। खरमास अवधि 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक है। इस दौरान पारंपरिक रूप से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी को देखते हुए राज्य नेतृत्व चाहता है कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव रणनीति बनाई जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद संगठन को तुरंत मजबूत किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। इसके बाद भाजपा ने गहन मंथन कर 98 में से 84 जिले के अध्यक्ष घोषित किए, जिनमें 45 सवर्ण, 32 ओबीसी और 7 एससी वर्ग से थे, जो जातीय समीकरण को साधने की पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है और इसी के चलते अटकलें और तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदेश में सामाजिक समीकरण बदलता रहा है। सवर्ण समुदाय में पार्टी की पकड़ बरकरार है, वहीं ओबीसी, गैर जाटो, दलित और गैर यादव ओबीसी वर्ग पर फोकस कर पार्टी ने अलग समीकरण तैयार किया है। एक दशक से अधिक समय तक ये समीकरण प्रदेश में खूब चला। अब एक बार फिर इस पर पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में।
यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनहितों की समर्पित योजनाएं लोगों का बड़ा सहारा बन रही हैं। पारिवारिक लाभ योजनाओं की बात करें तो इससे जनता में सरकार के प्रति सकारात्मक नजरिया उभर कर सामने आ रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पारिवारिक लाभ योजना पर सीएम योगी का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक लाभ योजना को और पारदर्शी और जनता के अनुकूल बना दिया गया है। पहले जहां लाभार्थियों परिवारों को सहायता पाने के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उन्हें घर बैठे तय समय सीमा के भीतर 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार ने अब इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे आवेदन से लेकर भुगतान तक सभी चरणों में जवाबदेही तय हो गई है। पात्र परिवारों को अब आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर सहायता राशि मिल जाएगी। अगर किसी कारण से भुगतान में देरी होती है तो फाइलें प्रदेश स्तर पर नहीं भेजी जाएंगी, बल्कि जिला स्तर पर ही समिति की मंजूरी लेकर तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इनके कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यह सहायता परिवार को संकट की घड़ी में सबल प्रदान करती है। परिवार को 30,000 की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले राशि 20,000 थी। आपको बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि किसी लाभार्थी को पहले से सहायता नहीं मिली हो। वे सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की अंतिम सूची तैयार कर 7 दिनों के भीतर जिला स्वीकृति समिति को भेजेंगे। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के जरिए सूची पोर्टल पर अपलोड होगी और पीएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि बजट की कमी की स्थिति में भी लाभार्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिला अधिकारी ट्रेजरी नियमों के तहत फंड जारी कर सकते हैं, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को देरी का सामना न करना पड़े। साथ ही आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस स्थिति में जिला अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी डिजिटल सत्यापन के बाद तुरंत भुगतान कर सकते हैं। फैमिली आईडी कार्ड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये फैमिली आई कार्ड जिस पर हमारा कार्य चल रहा है तेजी के साथ इस समय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किस परिवार को शासन की कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सब कुछ डिजिटली अंकित होगा। उसके पूरे डाटा हमारे पास होंगे। नई प्रक्रिया और पारदर्शिता, आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है। पात्र परिवारों को 75 दिनों के भीतर सहायता राशि उनके बैंक खातों में सीधे मिल जाएगी। यदि 75 दिनों से अधिक समय लगता है तो जिला अधिकारी को देरी का कारण और पूरी जानकारी समाज कल्याण विभाग के निदेशक को देनी होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की गई है। सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची 7 दिनों के भीतर स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कमांड सेंटर में हेल्पलाइन नंबर 14568 शुरू किया गया है। तकनीकी सुधार के तहत जल्द ही आधार आधारित स्टेटस चेकिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि लाभार्थियों की मदद के लिए कमांड सेंटर में हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, जहां वे अपनी शिकायत या जानकारी ले सकते हैं। योगी सरकार योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को इसकी जानकारी मिल सके। तहसील दिवसों में पात्रता की जानकारी और लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जा रही है कि तकनीकी स्तर पर सुधार की दिशा में सरकार अब इस योजना में भी आधार से जुड़ी लाइव वेरिफिकेशन प्रणाली शुरू करने जा रही है, जैसे कि छात्रवृत्ति योजना में होती है। इससे आवेदक के खाते की स्थिति तुरंत पता चल जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऐसे परिवारों की मदद दी जाती है
जिनके कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योगी सरकार ने लाखों जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया, जिस पर कुल 326.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस नई पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली के जरिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।